हेलो आप लोगों को। उम्मीद है कि नया साल बिताने के बाद इस पेपर साथ में सेलिब्रेट करने के साथ इस पेपर को भी आपने जो लोग बना रहे हैं उन्होंने बनाया होगा। अब एग्जामिनेशन का टाइम बहुत नज़दीक है। सो नए साल को आपने मनाया भी नहीं होगा, लेट्स सी। एंड अभी हम लोग आंसर्स को मैच करते हैं क्योंकि आपका नया साल आएगा परीक्षा के बाद। चलिए 23 नंबर सेट का आंसर हम लोग मैच करते हैं। मन करे तो आप पॉज कर लो, वीडियो को देख लो। आंसर्स को मैच करने के बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए नाउ लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आंसर्स पहले टिक कर दिया क्योंकि कभी कभार होता है ना कि सिनोनिम बताने की जगह पे, हाँ, किसी ने एक बोला था, मैंने जो एक स्पेलिंग वर्ड मीनिंग में मैसोसिस्ट का मतलब था और मैंने जो मीनिंग बताया था वो सैडिस्ट का मतलब बता दिया था। किसी ने कमेंट किया कि अगले वीडियोस में बता दीजिएगा। चलिए वो स्लिप ऑफ माइंड था। ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम है। सैडिस्ट वो होता है जिसको दूसरे को दुख देकर या दूसरे को दुख में देखकर अच्छा लगता है, और मैसोसिस्ट उनको बोलते हैं जो खुद अगर सफर करते हैं फॉर वॉट एवर रीजन तो दे फील गुड। वो खुद अगर दुख, उनको दर्द होता है, दुख होता है तो दे फील गुड। सो ये दोनों एक दूसरे के, और मैंने एक्चुअली मैसोसिस्ट का मतलब सैडिस्ट में बता दिया था। माय बैड, मेरी गलती थी। चलिए अपैलिंग का मिस्टेक। अपैलिंग का स्पेलिंग में APP होता है। अपैलिंग ऐसे होता है। ये क्वेश्चन अच्छा था। अभी आप देखो तो आपका द क्रेडिट एंड ऑनर दैट गो विथ अ हाई ग्रेड, जो सम्मान मिलता है, जो कंग्रेचुलेशंस मिलते हैं हाई ग्रेड के साथ, बिकम द एंड एंड नॉट द मीन्स। अब अगर आप देखो तो बी नंबर में प्रोबेबली मेनी हाई अचीवर्स सीक द ग्रेड रादर देन द नॉलेज। जो हाई अचीवर्स हैं वो ग्रेड चाहते हैं कि उनका पद बढ़े, ज्ञान बढ़े, वो नहीं चाहते। तो हमें बी के बाद ही सी रखना होगा, सॉरी, बी के बाद ही ए डालना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रेडिट और ऑनर हाई ग्रेड के साथ मिलता है वो लक्ष्य बन जाता है। एंड का मतलब यहां पे समाप्ति नहीं, लक्ष्य, और मीन्स का मतलब साधन। तो बी के बाद ए डालते हैं। दिस ट्रेड के चलते सी तुम्हारा पहला होगा नहीं, और अगर मैं बी के बाद ए डाल रहा हूं तो डी को देखता हूं। अ गुड मैनेजर इज ए क्रेडिट गिवर नॉट अ क्रेडिट सीकर। अब ये तुम पहला अगर लोगे तो क्रेडिट देने वाला, क्रेडिट टेकर, तो तुम्हारे डी के बाद आप जरा देखना कि यहां लिखा हुआ है दिस ट्रेट, ये विशेषता डज नॉट नेसेसरली मेक अ गुड मैनेजर। तो तुम्हारा सी के बाद डी आना जरूरी है कि वो ट्रेट जो एक अच्छा स्टूडेंट बनाता है वो नॉर्मली एक अच्छा मैनेजर नहीं बनाता। और वो कैसा होना चाहिए अच्छा मैनेजर, वो यहां पे होना है, यहां लिखा हुआ है। तो सी पहले आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके चलते तुम्हारा आंसर बी हो जाएगा। थर्ड का आर बीइंग रिपेयर्ड, तो दे आर रिपेयरिंग वाले मीनिंग में चला जाएगा। नेक्स्ट, डिप्लोरेबल होता है एक ऐसा सिचुएशन जो निंदनीय है, बहुत खराब है। खराब का मतलब ये जिसकी आलोचना होनी चाहिए, उस हिसाब से उसको डिप्लोरेबल बोलते हैं। और रिग्रेटेबल बहुत अफसोसजनक, अफसोसजनक वाला मीनिंग। ये बड़ी अफसोसजनक स्थिति है कि करोड़ों लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। इट इज अनडिजायरेबल, अनप्लीजेंट, ये नहीं, अनप्लीजेंट इंडिविजुअल। नेक्स्ट, अल्टरकेशन।
अब इस वर्ड को इस वर्ड से जरूर कंफ्यूजन होता है, अल्टरेशन से। अल्टरेशन अल्टर वर्ड से बना हुआ, जिसका मतलब होता है चेंज करना, और अल्टरकेशन का मतलब होता है विवाद, लड़ाई, झगड़ा। और उसका जब एंटोनिम देना है तो फ्रेंडली डिस्कशन होगा। अल्टरकेशन मतलब लड़ाई, झगड़ा। सो वाइल्ड ओट्स, पुराने समय में जब आदमी यंग होता है, उस समय में प्लीजर के पीछे भागता है, खुशी के पीछे, भविष्य को दांव पे लगा के, उसी को सोइंग वाइल्ड ओट्स बोलते हैं। जब भविष्य को दांव पे लगा के, भविष्य की बिना चिंता किए हुए हम मौज मस्ती करते हैं, और वो इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज। व्हाट काइंड ऑफ स्कीम डू यू हैव? अमित आस्क्ड। सो ऐसे क्वेश्चन में आपका सही रहा होगा। ये क्वेश्चन में आप देखोगे आपका सही था कि नहीं। आई फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वेयर डैश बीनीथ माई फीट। आप जरा ध्यान दो कि वर्ड के दो यूजेस होते हैं। एक होता है लिटरल यूज, जो आप शब्द बोल रहे हो वही आपका अर्थ भी है, और एक होता है फिगरेटिव यूज। फिगरेटिव यूज का मतलब कि जो आप शब्द बोल रहे हो अर्थ नहीं है, कुछ कुछ और अर्थ है। क्योंकि आप जरा देखो कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, ऐसा तो कभी होता नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग स्लिप डाले हो गए। जब मैंने ये न्यूज सुना तो मेरे पैरों की जमीन खिसक गई। ये फिगरेटिव यूज है। आप कभी किसी को बोलते हो मेरा दिमाग मत खाओ, आप ये वर्ड नहीं बोल रहे हो, खाने का कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं बोल रहे हो, वो उसका फिगरेटिव यूज है। और तुम खाना खाओ, खाने का लिटरल यूज है। और जब आपका कोई शॉकिंग न्यूज टाइप का होता है तो ग्राउंड सिंक्स नॉट स्लिप्स। स्लिप वाला लिटरल मीनिंग में आप डाल रहे हो, ध्यान रखिएगा इस बात को। He was given, the liar gave him the detail. अब यहां देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर इमर्ज विथ अ न्यू लाइफ। उसको एक नई जिंदगी मिली इंडियन एग्रीकल्चर को। अब राइज लाइक अ फिनिक्स का मतलब होता है एकदम नई जिंदगी प्राप्त करना। ये राइज लाइक फिनिक्स होता है। अगर मैं बोलूं गेट अ रॉ डील तो किसी के साथ बड़ा बुरा व्यवहार हुआ। अगर मैं बोलूं पे ऑन द नेल, दैट इज टू पे इंस्टेंटली, तुरंत किसी चीज का पेमेंट करना। एंड पेंट द टाउन रेड, खूब मौज मस्ती, शोरगुल, हंगामा भरा इंजॉयमेंट करना। सो राइज लाइक अ फिनिक्स, एकदम फिनिक्स एक चिड़िया होती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जल के खाक भी जाती है तो फिर वो अपना स्वरूप हासिल कर लेती है। तो बुरी स्थिति से फिर से उठ के खड़ा होना, राइज लाइक अ फिनिक्स। एंटोनिम, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आप जरा ध्यान दीजिए। द थ्री स्टेट्स साइंड अ पैक्ट, उन्होंने पैक्ट किया, साइन किया, टू हैव अ कलेक्टिव इकोनॉमी, कि तीनों की अर्थव्यवस्था एक होगी। अब यहां कलेक्टिव का मतलब मिला जुला नहीं होगा, तीनों लोग अपने काम को करेंगे। अगर तीनों की इकोनॉमी अपनी अलग अलग है लेकिन वो एक दूसरे को सहयोग करेंगे, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव। अब ये क्या है कि डिसइंटीग्रेटिव, ये विखंडन वाला है, वो ऑलरेडी पहले अलग अलग है, इसीलिए यहां पे इंडिविजुअल, एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कलेक्टिव आपस में रिलेशन होगा। इसलिए इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव या डिवाइडेड इकोनॉमी, पहले ही से डिवाइडेड है, हर स्टेट का अपना अलग अलग इकोनॉमी होता है, लेकिन उन्होंने सहयोग करने के नाम पे किया। सहयोग नहीं करेंगे, अपना अपना सेल्फ होगा वो। नेक्स्ट, टेक कंप्लीट, चलिए ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास क्वेश्चन क्लियर है कि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, इसीलिए टेंस देखने के पहले वर्ब का सिंगुलर प्लूरल देख लीजिएगा। और आर, हैव और वेयर तीनों प्लूरल है, जबकि फर्नीचर ना तो फर्नीचर्स होता है और उसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। सो ईजा चला जाएगा। बॉइंट में ओ यू होता है,
बहुत अधिक खुश, फुल ऑफ एनर्जी। इरेलेवेंट जानते हो, डिफाइंड बात को नहीं सुनने वाला, आज्ञा नहीं मानने वाला। एंड असिस्टेंट भी उसी मीनिंग में। इस सेंटेंस में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। देखिए, आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज द इनॉर्मस हेल्प गिवन टू मी इन क्रिएटिंग इस बुक को क्रिएट करने में जो मुझे जो हेल्प मिला था। अब अगर आप देखो लास्टली, तो ये तो अंत में जाएगा क्योंकि उसके पहले किसी और को क्रेडिट दिया है, थैंक्स टू रमेश, और यहां भी रमेश, तो एस और पी का तो कोई कनेक्शन नहीं है, उसके पहले तुम्हारा क्यू और आर आना है। और आप देखो तो पी यहां भी है, एस यहां है, पी और एस यहां है, सो ये तीनों कैंसिल हो जाएगा, क्यू और आर। अब क्यू आर होगा कि आर क्यू होगा उसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि कहीं अगर आर और क्यू दोनों होता तो हम ये डिसाइड करते कि दोनों में से पहला कौन सा है, बट क्यू और आर सिर्फ एक ही जगह पे है। ऑप्शन के अनुसार सेंटेंस अरेंजमेंट को जज किया जाता है, क्योंकि तुम्हें सही आंसर पे पहुंचना है। नेक्स्ट, अब तुम 16 नंबर क्वेश्चन पर नजर डालो। 16 नंबर में आप एक चीज जरा देखो, आई ऑल्सो बिलीव इन, पहला ही देखे तो वो किसी और चीज में विश्वास करता है, तो आई बिलीव इन, तो तुम्हारा सी और ए एक साथ आएगा, और सी और ए एक साथ सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। आप हमेशा सेंटेंस अरेंजमेंट बनाने का मेरे अप्रोच पे नजर डालिएगा, क्योंकि मैं दो सेंटेंस को आपस में बैठाने का मेरा फर्स्ट टारगेट होता है। यहां पे दो सेंटेंस को बैठाने के चलते ही मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों में थोड़ा सा अटपटापन है। रिचुअल धार्मिक रूप से जुड़े हुए किसी काम को कैसे किया जाता है, कर्मकांड, पहले ये पूजा होती है फिर ये पूजा, उसको रिचुअल कहते हैं। राइट्स, मरने के बाद दाह संस्कार आदि को राइट्स कहा जाता है। ट्रेडिशन, परंपरा जो चली आ रही है, लेकिन किसी खास ग्रुप का ट्रेडिशन नहीं हो सकता है, उसको मोर्स बोलते हैं। कोई खास ग्रुप में चीजें कैसी होती हैं, परंपराएं कैसी होती हैं, दे आर कॉल्ड मोर्स। इसीलिए आंसर तुम्हारा ये जाएगा। 18 नंबर में आई डिड नॉट मिस अ सिंगल लेक्चर टिल टुडे। अच्छा, जब लिखा है टिल टुडे, अभी तक, तो पहले से लेके अभी तक की बात होगी, तो वर्ब प्रेजेंट का चाहिए होगा, और ऐसा चाहिए जिसमें पास्ट भी हो और प्रेजेंट भी हो। और प्रेजेंट का दो वर्ब ऐसा होता है जिसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों होता है। एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राम हैज बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, वो 4 घंटा पास्ट वाला से लेके अभी तक खेल रहा है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट में भी सेम चीज, काम खत्म नहीं हुआ है, याद रखिएगा। अगर वो काम अभी नहीं चल रहा है इस वक्त, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाना, और काम अगर अभी चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना। लेकिन टुडे का, टिल टुडे का मीनिंग चाहिए होगा, इसलिए डिड नॉट मिस के जगह पे हैज नॉट मिस्ड होगा। हैज नॉट मिस्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे आपको आप में से कितने लोगों को दिखा था एन के जगह पे ए होगा, क्योंकि आप जानते हो कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड के बेस पे चुना जाता है, लेटर के बेस पे नहीं। यूरोपियन कॉन्सोनेंट साउंड से है, य से है, इसलिए ए लगेगा। 21, अब 21 में तुम्हारा लिखा है इन 1857 फाइटिंग ब्रोक आउट ऑल ओवर द कंट्री, एवरीवेयर द पीपुल। ए तो तुम्हारा पहला जाएगा, सब जगह है। अब ए के बाद बी है कि डी है कि सी है, ये तुमको डालना है। एवरीवेयर द पीपुल रोज इन रेबेलियन, हर जगह लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ पीपुल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स, द ब्रिटिश फॉट बैक। अब आप ध्यान दो कि हर जगह लोगों ने विद्रोह किया, अंग्रेजों ने फिर उनका फाउट बैक, उन्होंने वापस उनका विरोध किया, और तब लोग मरेंगे। सो एबीडीसी, दैट इज नॉट अ बिग वन, आसान था ये।
आपका यहां पे भी देखो तो ए सब में है, एवोल्यूशन इज नॉट प्रोग्रेस, एवोल्यूशन प्रोग्रेस नहीं होता। और ए के बाद एक जगह बी, एक जगह सी, एक जगह डी, दो जगह डी। अब अगर एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर एक जगह सी, बी और डी है तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी कि तीनों को पढ़ो, और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि डी वाला होगा अगर वो चीजों को थोड़ा और टफ करना चाहता है तो। अभी देखो, एज अ नोटिस साइंटिस्ट हैज सेड द टेप वर्म इन इट्स इनग्लोरियस लॉट इन मैन्स इंटेस्टाइन, वो टेप वर्म की बात कर रहा है जो मनुष्य के इंटेस्टाइन में होता है। तुम्हारा 1 नंबर से कनेक्शन है या नहीं है वो देखना। 300 मिलियन years after the first land creature crawled out of the sea, 3 मिलियन साल पहले जब पहला लैंड क्रिएचर समुद्र से बाहर निकला। एंड डी नंबर, द फिजिकल फैक्ट्स ऑफ इवोल्यूशन, तो तुम्हारा ए के बाद डी आएगा। अब सी और बी को आप टारगेट करो, क्योंकि यहां पे वैसे भी लिखा हुआ है सच एडवांसेज। और इस सेंटेंस में देखो, द फिजिकल फैक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के जो फैक्ट्स हैं वो बिट्रे का मतलब शो, दिखाते हैं। बिट्रे का दो मीनिंग होता है, एक मीनिंग होता है धोखा देना और दूसरा मीनिंग होता है शो, डिस्प्ले, डिस्प्ले सच एडवांसेज। अब इसके बाद सी या डी में से कौन सा देना है वो ये देखिए। 3 मिलियन साल, अब चूंकि पहले से हम स्टार्ट करते हैं, फैक्ट्स को मेरे को देना है तो पहले मैंने इनको दिया, और उसके बाद एक साइंटिस्ट ने कहा कि जो पेट में टेपवर्म भी है वो भी एवोल्यूशन का नतीजा है, इसीलिए एवोल्यूशन हमेशा प्रोग्रेस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे एक इन रफली 10 years, इन प्रोबेबली 10 years, इन अदर 10 years। अब अगर यहां पे टाइम का वर्ड लगा है, ध्यान रखिए रूल ये है कि अनदर के बाद एक नाउन आता है और ये नाउन सिंगुलर में होता है, अनदर बॉय। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अनदर का मतलब, अनदर बॉय का मतलब कोई और लड़का था और ये दूसरा लड़का है। अनदर बॉय केम देन, कि अगर यहां टाइम का कोई फ्रेज लगा हुआ है तो ये प्लुरल होगा अनदर के साथ, और इसका मीनिंग होता है अबाउट, इन अबाउट 10 years, ये उसका प्लुरल होता है। सो उसी यूज को यहां पे उसने डाला है, इन अबाउट 10 years मैन विल हैव, रफली, प्रोबेबली, इन प्रोबेबली 10 years, ऐसे नहीं लगा, इन प्रोबेबली 10 years नहीं, प्रोबेबली इन 10 years, रफली इन 10 years। अगर ये दोनों लगाना होता तो आपका वो यहां आता। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अच्छा सा, आपका अधिकतर लोगों को आंसर सी रहा होगा, लेकिन एक बात समझिएगा कि एमोंग जब आप लगाते हैं ना तो उसके बाद का जो नाउन होता है वो हमेशा प्लुरल होता है, अर्थ से नहीं, वो शब्द प्लुरल होता है, एमोंग द बॉयज। जबकि क्राउड एज अ वर्ड सिंगुलर है, इसीलिए इन होगा, क्योंकि जब एमोंग को अगर मैं काट दूं प्लुरल के चलते तो विद इन और इनटू तो होगा नहीं, इनटू मोशन बताता है, विद इन किसी चीज के भीतर में। आपने एमोंग दिया होगा, अगर पीपुल होता ना तो यहां एमोंग हो जाता। नेक्स्ट ये वाला ठीक है। अभी एक 4 फिगर्स ऑफ स्पीच दिया हुआ है, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार पूछता है। फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब हिंदी में इक्विवेलेंट होता है अलंकार, और पन होता है व्हेन यू यूज ह्यूमरस मीनिंग ऑफ द वर्ड, जब आप शब्दों का ह्यूमरस, मजाकिया इस्तेमाल करते हो
किसी शब्द का, वो पन है। एलिटरेशन, जहां पे आप कोई वाक्य बोलते हो और उसके में सारे वर्ड का शुरुआत का साउंड वही होता है, सेम होता है। जैसे हम लोग हिंदी में एलिटरेशन लेते हैं, वो जो आप लोग में से सब लोग जानते होंगे, वो चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को, तो ये सब सारा लेटर च से शुरू हो रहा है, इसको एलिटरेशन कहा जाता है। ट्रांसफर्ड इपिथेट, ट्रांसफर्ड इपिथेट का मतलब होता है जब हम एक चीज के गुण को दूसरे चीज पे ट्रांसफर करते हैं। इपिथेट का मतलब होता है क्वालिटी। अब अगर मैं तुमको लिखूं, ही वॉज वॉकिंग अ वियरी वे, रास्ता, और वेरी मतलब थका हुआ। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर इपिथेट। व्हेन ये आदमी थका हुआ था, वो रास्ते पे चल रहा था, मैंने वहां से वेरी को हटाया और उसको वे के साथ लगा दिया। एंड देन एक होता है ऑक्सीमोरन, और ऑक्सीमोरन का मतलब जब आप दो अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स को साथ में रखते हो। जैसे ही इज एन इंटेलिजेंट फूल, ये ऑक्सीमोरन है, बड़ा बुद्धिमान मूर्ख है। ठीक है। सो यहां लिखा हुआ है कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, एक ही लेटर से सारे वर्ड्स अगल बगल के एक ही लेटर से शुरू हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 27। अब 27 पे आप नजर डालिए। आपका फर्स्ट सेंटेंस अगर डी लिखते हैं, द नंबर ऑफ कार्स ऑपरेटिंग इन अर्बन एरियाज हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली, एकदम ठीक लग रहा है कि कार्स जो अर्बन एरिया में चलते हैं उनकी संख्याएं बढ़ गई हैं। अगर मैं ए लिखूं, इंट्रोड्यूसिंग मास ट्रांजिट सिस्टम, मास ट्रांजिट सिस्टम का मतलब आने जाने के लिए इंडिविजुअल व्हीकल्स नहीं, बसेस, ऑटोज, इनको हम लोग मास ट्रांजिट सिस्टम बोलते हैं। और बी पे देखो, द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, हैज नॉट केप्ट पेस विथ द ग्रोथ इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स के ग्रोथ के साथ जो वो रोड्स का जो डेवलपमेंट है वो साथ साथ नहीं चला है, और उनकी संख्याएं बहुत बढ़ गई हैं। और ये तुम्हारा अंतिम जाएगा, क्योंकि ये उसका सॉल्यूशन बता रहा है। तुम अगर सी देखो, ग्रिडलॉक एंड पॉल्यूशन रिजल्ट व्हेन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अनेबल, जब ये बढ़ गया है तो उसके बाद सी जाएगा, और ए में उसका सॉल्यूशन बता रहा है कि हमको इंडिविजुअल गाड़ियों की जगह पे मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना है। एक अच्छा सा क्वेश्चन यहां पे है, और रूल ये है कि आपका जो मॉडल्स होते हैं, आप ये ध्यान रखिए, जो मॉडल्स हैं उनको अगर आप इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल करते हो तो वो मीनिंग नहीं आता जिसमें पॉपुलरली इस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। मे का इस्तेमाल संभावना बताने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर आप इंटेरोगेटिव बनाओ या मे यू लिव लॉन्ग बोलो तो आप यहां पे संभावना जाहिर नहीं कर रहे हो, यहां पे आप आशीर्वाद दे रहे हो और यहां पे किसी से परमिशन मांग रहे हो। वैसे ही किसी से कोई काम करने का रिक्वेस्ट करना है कि ये मेरा काम कर दो, और इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसके लिए आप कुड इस्तेमाल करते हो। क्या प्लीज मेरा काम कर दोगे? वुड नहीं लगता, वुड यू डू माई वर्क नहीं, कुड लगता है।
में परमिशन मांगने के लिए, कुड किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, इसलिए यहां पे आंसर कुड होगा। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन देखिए, द मैग्निफिसेंट, और ये टेम्पल यहां दिया हुआ है नाउन, उसके पहले टाइम लगा हुआ है, और अगर टाइम यहां पे टेम्पल दिया हुआ उसके पहले टाइम डालना है, तो ऐसे न्यूमेरिकल जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह वहां आए हैं, और उनको हाइफन डालना है तो या बिना हाइफन डाल के उनको हम प्लुरल नहीं कर सकते। 8 सेंचुरीज हमको अकेले लिखना हो तो लिख सकते हैं, 5 मेंबर्स हम अकेले लिख सकते हैं, लेकिन अगर मुझे लिखना हो 5 लिखेंगे, मेंबर आपका प्लुरल चला जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये लिखना है न्यूमेरिकल 5 मेंबर और यहां पे डालना है कमिटी, तो फिर हम यहां पे मेंबर को प्लुरल नहीं कर सकते। ग्रामर बोलती है कि बीच में हाइफन लगा दीजिए, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह उनको स्पेसिफाई कर रहा है, तो हमको करना नहीं चाहिए। हाइफन लगाएं या ना लगाएं, बहुत बार हाइफन नहीं भी मिलता है, लेकिन उसको प्लुरल नहीं बनाया जा सकता। और सेम चीज आप अगर ध्यान दो तो यहां पे 8 सेंचुरी ओल्ड टेम्पल, 8 सेंचुरी को प्लुरल नहीं करना है। अब यहां देखो, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ डिसकंटेंट ऑफ इंडियंस के डिसकंटेंट मतलब असंतोष के रूट कॉज को खोजने के बदले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अत्याचार भरा उपाय उन्होंने अपनाया। जो भी सस्पिशियस मूवमेंट्स एंड एक्शंस थे, संदेह पैदा करने वाले, उनके खिलाफ उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। सस्पिशियस ही होगा। अब इसमें तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 32 में इंटरेस्टिंग है कि तुम ट्रिक डालोगे, ट्रैप डालोगे या प्लॉट डालोगे। ट्रैप किसी को फंसाने के लिए, प्लॉट एक योजना होता है प्लॉट। ट्रैप किसी को फंसाने के लिए और ट्रिक किसी को धोखा देने के लिए। लेकिन जब भगत सिंह ने फेंका बम तो वो ब्रिटिशर्स का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे, ड्रॉ द अटेंशन, अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए, इंडियंस की समस्या की तरफ ध्यान खींचने के लिए, अपनी तरफ गेट द अटेंशन नहीं, क्योंकि यहां पे अटेंशन लिखा हुआ है, तो अटेंशन अपनी तरफ नहीं खींचने का था, इसीलिए आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, तो तुम्हारा ये जाएगा। उन्होंने एक योजना बनाई थी जिसके चलते इंडियंस के समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट होगा, और दैट इज वाई इट वॉज अ प्लॉट, नॉट अ ट्रैप और ट्रिक। आपने बनाया हो अगर सही तो आपने बहुत अच्छा बनाया है। अब इन क्वेश्चंस को देखो। What according to the passage is the cause behind people's continuous effort for more? लोग हमेशा ज्यादा से ज्यादा के लिए एफर्ट क्यों करते रहते हैं? वो तो सिंपल है, क्योंकि डिजायर्स कम कभी नहीं होंगे, ये तो बिना पढ़े भी बनाया जा सकता है, वो अनलिमिटेड डिजायर्स। बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, मैं ब्रेक इवन पॉइंट का एक कंसेप्ट बता रहा हूं। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जहां चीजें संतुलित हो जाए, और उसने लिखा है ब्रेक इवन पॉइंट का, उसने पूरा कंसेप्ट दिया है। वी मिस द पीक, एकदम चोटी हमने मिस किया, बिकॉज वी वेर बिजली लुकिंग फॉर समथिंग मोर, हम कुछ और के चक्कर में थे, इसलिए हमने अपना बेस्ट अचीव कर लिया है, ये हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, समवेयर इन द प्रायर मोर्स, पहले वाले जो और चाहिए वॉज अ ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे सब चीजें हमने चोटी अचीव कर लिया है, वो ब्रेक इवन पॉइंट। और इसी कंसेप्ट पे, बट वी लुक्ड फॉर दैट ब्रेक इवन पॉइंट एंड आर नाउ हैप्पियर देन बिफोर। लेकिन वो लेखक अपने बारे में बोल रहा है कि हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट खोजा, हमने सर्च किया, और हम आज बहुत खुश हैं कि अब हमने जितना अचीव कर लिया है, हम आज खुश हैं उसको लेकर।
अब आप देखो, बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। नेक्स्ट, कौन सा लेसन ले सकते हो? एक ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए, सैचुरेशन पॉइंट, जहां पे आप संतुष्ट हो। एंड नॉट ट्रू, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रियलाइज द ब्रेक इवन पॉइंट। आपने ध्यान दिया कि कहानी में लिखा हुआ है कि हमने महसूस किया ब्रेक इवन पॉइंट को, क्योंकि उसके आगे में लेस इज मोर, ये पैसेज का थीम है। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ईच अचीवमेंट वी डिटेरिएट। एक पॉइंट के बाद जो भी हमारा अचीवमेंट होता है, हम क्वालिटी वाइज डिटेरिएट होते जाते हैं। एंड जब कोलोराडो में फायर हुआ था तो ही वॉज इशूलेस। आप ध्यान दीजिए कहानी में, बाकी तीनों सही है। इसमें 4 वर्ड दिया हुआ था, 2 फ्रेज और 2 वर्ड्स। पहला था इन द लाइट ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब पहले का जो एक्सपीरियंस हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए। और जरा ध्यान दीजिए यहां पे सेंटेंस में, एट प्रेजेंट ऑन अकाउंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स लास्ट एडवाइजरी ओपिनियन, सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन अनुसार, द रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड इट्स इंटरफेरेंस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज मिनिमल। जज के अपॉइंटमेंट में, जुडिशियरी में अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का जो रोल है वो बहुत कम हो गया है। विच इन द लाइट ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब कि पहले एग्जीक्यूटिव्स ज्यादा इंटरफेयर करते थे, वो वेलकम है, बहुत अच्छी चीज है वो। मतलब इसका मतलब कि पहले वो ज्यादा इंटरफेयर करते थे। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, दैट इज फॉर फियर दैट, ये तो उसका वर्ड मीनिंग ही है। इसका मतलब होता है जंपिंग फ्रॉम अ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, ताड़ से गिरे खजूर पे अटके, ऐसा ही कुछ, सॉरी, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, मतलब एक समस्या से निकल के दूसरी समस्या में पड़ जाना। एंड चारों हो गया। अब आप नजर डालो पैसेज पे, और एक जेटिसन, this should go a long way in ensuring that principles of natural justice and fair play, जो प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है, are not jettisoned in the appointment process, उनको हम छोड़े नहीं, हम उस जस्टिस के सिद्धांत को न छोड़े जजेस के अपॉइंटमेंट में। अब आपका चारों ऑप्शन का मीनिंग आराम से, in the light of the interference of the executive in the appointment of judges। दूसरा, ना छोड़ें जेटसन का मीनिंग तो सैक्रिफाइस, हम बलिदान ना करें उसको। फॉर फियर दैट, उसका तो लिस्ट का मीनिंग ही होता है। एंड फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, कोई ऑप्शन नहीं है एक परेशानी से निकल के दूसरे में गिरना। यहां क्या बोल रहा है? मेकिंग प्लान आफ्टर प्लान, क्रॉसिंग वन हर्डल आफ्टर अनदर, नहीं, क्रॉस नहीं करना, एक परेशानी से निकल के दूसरे में पड़ना। एंड जंपिंग फ्रॉम वन हाई प्लेस टू अनदर, जंप करने का मतलब ही नहीं है। इस सेंटेंस को देखो, इस पैराग्राफ को, आपसे बोला है पैसेज का पर्पस क्या है, और अगर आपने पैसेज पढ़ा हो तो पैसेज का पर्पस ये है कि जो अभी के स्काई स्क्रैपर्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उनका कंपेयर करना 2000-3000 साल पहले के स्काई स्क्रैपर्स हैं। ये पैसेज का पर्पस है, और कुछ नहीं बताना है। वो किसी एंशिएंट और रिसेंट हाई राइज बिल्डिंग्स को कंपेयर नहीं कर रहा है, वो ये बता रहा है कि उनके पास भी टेक्निक था। ये कंपेयर नहीं कर रहा है, दोनों का एनालिसिस कर रहा है। नहीं तो कुछ टावर यहां लेता और यहां पे टावर सिर्फ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात किया गया है, बिल्डिंग्स नहीं है यहां पे, कोई बिल्डिंग्स नहीं है पैसेज में, मॉडर्न वाला सिर्फ एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है।
एंशियंट फॉरबियरर्स ऑफ मॉडर्न डे स्काई स्क्रैपर। आज जो मॉडर्न डे स्काई स्क्रैपर्स हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग, उनके पूर्वज कौन कौन से थे? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उसमें नहीं जाएगा, टावर ऑफ बैबल लिखा हुआ है, गिजा पिरामिड इजिप्ट का, गिजा का, वो लिखा हुआ है। ये मॉडर्न स्टैच्यू है, ये स्टैच्यू। कौन सा चीज ऑथर को सरप्राइज कर रहा है? और यहां पे उसने क्लियरली लिखा है, क्यूरियसली, बड़े बड़े उत्सुकता की चीज है कि बेबीलोनियंस परसिस्टेड इन बिल्डिंग विथ क्ले। उन्होंने मिट्टी से ही बनाना जारी रखा। When they were well aware that, जब उनको अच्छे से पता था कि फायर्ड ब्रिक्स, पकाए हुए ईंट ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, तब भी उन्होंने मिट्टी से ही बनाना जारी रखा। और वो था तुम्हारा सी। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एंशियंट? और मोस्ट एंशियंट का डिस्कशन उसने किया हुआ है। लेट अस गो बैक येट अनदर 2400 years to about 3000 BC। थोड़ा और पहले जाते हैं, 2400 साल पहले, 2420 साल पहले, 3000 में, जब ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा बना था। मतलब सबसे पुराना उसने रेफरेंस दिया है गिजा के पिरामिड को। आई होप आपने बनाया भी होगा और आपको क्वेश्चंस में अच्छे लगे होंगे। हम लोग अगले सेट के साथ फिर मिलते हैं। थोड़ा बहुत बता दीजिएगा कैसा आपका रहा है। थैंक यू सबको।